डीएनडी के इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलेंगे 2009 से 2023 तक सब प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के जो संस्कृत भाषा से संबंधित हैं, उन भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न, उनका समाधान। इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न है, साथ ही रीट और रीट पात्रताओं के प्रश्न है। इनके अलावा संस्कृत और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों के प्रश्न भी हैं, क्योंकि दोनों के प्रश्न एक दूसरे भर्ती परीक्षाओं में रिवाइज देखे गए हैं। अब तक हमने नाट्य साहित्य में से 3 वीडियो पहले डाले हैं, ये आज चौथा वीडियो है। इसमें से हम मुद्रा राक्षसम को पढ़ेंगे, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम को पढ़ेंगे और प्रतीकात्मक नाटक के रूप में प्रबोध चंद्रोदयम का एकमात्र प्रश्न है, उसको भी हम पढ़ेंगे। पढ़ करके ये भी प्रयास करेंगे ठीक प्रकार से समझ में आगे की भर्ती परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आने की संभावना है, उनका कैसा समाधान हो सकता है, ये व्याख्या भी हम पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं डीएनडी के इस चैनल को। संस्कृत साहित्य में विदूषक रहित नाटकम वर्तते, विदूषक से रहित नाटक है। संस्कृत साहित्य में विदूषक से रहित नाटक है। ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया है। जिन्होंने कक्षा 11 और 12 में संस्कृत साहित्य पढ़ा हो, वहां पर यह प्रश्न पढ़ाया जाता है और मुद्रा राक्षसम की कथा वस्तु भी लिखी हुई है, तो वहां ठीक पढ़ा था। आज यहाँ आकर के अपने लिए प्रश्न टफ नहीं होता। संस्कृत साहित्य में विदूषक रहित नाटक कौन सा है, तो मुद्रा राक्षसम संस्कृत साहित्य में विदूषक से रहित नाटक माना जाता है। सीधा और सरल प्रश्न है। फिर देखिए, मुद्रा राक्षसम में से ही एक अन्य प्रश्न है, कौटिल्य नामना व्यवहीयते, कौटिल्य नाम से व्यवहार किया जाता है। चंद्रगुप्त को, चाणक्य को, चाणक्य को या चाणक्य को, तो कौटिल्य नाम से, इसमें चाणक्य 2 बार है। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, या चाणक्य का पर्यायवाची कौटिल्य है, या कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य है। ये 2010 में पूछा गया था। कुछ प्रश्न पहले रह गए इसके। यहां से प्रारंभ है मुद्रा राक्षसम के प्रश्न। श्रृंगार रस रहितम, श्रृंगार रस से रहित नाटक मस्ती नाटक है। मुद्रा राक्षस है, वेणी सहार है, मालविकाग्निमित्रम है या पंचरात्रम है। इनमें से ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें श्रृंगार रस नहीं है, तो मुद्रा राक्षसम नाटक को श्रृंगार रस से रहित माना जाता है, नायिका से रहित माना जाता है। ये दोनों ही प्रश्न जो अब तक हमने पढ़े 11 और 12 की पुस्तकों में पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं में से प्रश्न है ये। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षसे किम नाट्य शास्त्रीय तत्वों न विद्यते। मुद्रा राक्षसम नाम के नाटक में किम कौन सा नाट्य शास्त्रीय तत्वों, नाट्य शास्त्र का तत्व न विद्यते नहीं है, बाकी अन्य में पाया जाता है, लेकिन मुद्रा राक्षसम में ऐसा कौन सा नाट्य शास्त्र का तत्व है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, या मुद्रा राक्षस में उसका प्रयोग नहीं किया गया है। रस है, अलंकार है, राजनीति है अथवा नायिका है। रस है, अलंकार है, राजनीति अथवा नायिका, तो इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, तो नायिका का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। नायिका से संबंधित 2 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न हो गया रस से संबंधित, मुद्रा राक्षस में श्रृंगार रस नहीं है, मुद्रा राक्षसम नाम के नाटक में नायिका नहीं है। आइए कुछ नाटक से संबंधित परिचय भी हम देखते हैं। मुद्रा राक्षसम
यह 7 अंकों में विभाजित है। मुद्रा राक्षसम नाम का नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इसमें कुल अंकों की संख्या है 7। अंकों का विभाजन भी दृश्यों में है। इस नाटक का आधार है ऐतिहासिक और संस्कृत साहित्य का एकमात्र ऐसा नाटक है जिसमें राजनीति प्रधान है। अन्य नाटकों में और कुछ प्रधान हो सकता है, लेकिन संस्कृत साहित्य का एकमात्र नाटक जो राजनीति को आधार बना करके लिखा गया है उसका नाम है मुद्रा राक्षसम। इसको हम कह सकते हैं यह ऐतिहासिक राजनीति प्रधान नाटक है। यह ऐतिहासिक राजनीति प्रधान नाटक है। इस नाटक का नायक चाणक्य है। इसमें कूटनीति वीर रस ध्यान देने योग्य बात है। इसी में ये रस सुनने को मिलेगा, कूटनीति वीर रस। श्रृंगार रस नहीं है, लेकिन इसमें कूटनीति वीर रस है। 2 रीतियों का प्रयोग इसमें किया गया है, वैदर्भी और गोडी। इस नाटक में हास्य रस श्रृंगार रस दोनों ही नहीं है। हास्य रस और श्रृंगार रस दोनों ही नहीं है। इस नाटक में नायिका और स्त्री पात्र ये दोनों भी नहीं है। हम कह सकते हैं इस नाटक में हास्य रस नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है, इस नाटक में नायिका नहीं है और स्त्री पात्र भी नहीं। साथ में इस नाटक में विदूषक भी नहीं है। 5 बातें हो गई। हास्य रस नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है, नायिका नहीं है, स्त्री पात्र नहीं है और विदूषक भी मुद्रा राक्षसम नाम के नाटक में नहीं है। लेकिन कभी गहराई से प्रश्न पूछ लिया जाए या प्रतीकात्मक नायिका के बारे में पूछा जाए तो इस नाटक में प्रतीकात्मक नायिका चाणक्य की बुद्धि है। या फिर और भी गहराई से हमें पूछा जाए कि इसमें एकमात्र स्त्री पात्र कौन सा है, अभी तक अपने सिलेबस में जो निर्धारित है उसमें आने की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए। तो इसमें एकमात्र स्त्री पात्र चंदनदास की पत्नी है। दोनों ही स्थितियां खड़ी हो कि इस नाटक में स्त्री पात्र कौन है और वहां चंदनदास की पत्नी आता है, तो उत्तर हमें स्वीकार करना चाहिए। सीधा और सरल रूप से पूछा जाता है कि इस नाटक में नायिका है अथवा नहीं है, तो नहीं है। फिर विशाखा दत्त का परिचय। मुद्रा राक्षसम नाम के नाटक को लिखने वाले विशाखा दत्त हैं। इनका परिचय हम देखते हैं। तो विशाखा दत्त को मगध का निवासी माना जाता है। 2 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, मुद्रा राक्षसम और देवी चंद्रगुप्तम। इसी मुद्रा राक्षसम नाम की नाटक की प्रस्तावना में स्वयं विशाखा दत्त ने अपना वंश परिचय दिया है और कहा है, स्वयं को बटेश्वर दत्त का पौत्र और प्रथा का पुत्र कहा है। मुद्रा राक्षसम नाम के नाटक के प्रस्तावना में स्वयं विशाखा दत्त ने अपना वंश परिचय देते हुए लिखा है कि मैं बटेश्वर दत्त का पौत्र और प्रथा का पुत्र हूं। अन्य संस्करणों में इनके पिता का नाम भास्कर दत्त भी दिया गया है। अन्य संस्करणों में इनके पिता का नाम भास्कर दत्त भी दिया गया है। दोनों ही स्थितियां आती हैं, प्रथा और भास्कर दत्त, तो दोनों स्वीकार करनी चाहिए अथवा दोनों में से जो भी एक आता है वो हमें मानना चाहिए। ये विशाखा दत्त का परिचय हो गया। अब देखिए उसी से संबंधित और प्रश्न है, मुद्रा राक्षसम का ही प्रश्न है। संस्कृत साहित्य विदूषक रहित नाटकम वर्तते। संस्कृत साहित्य में विदूषक से रहित नाटक है तो मुद्रा राक्षसम है। अभी तक हमने देखा मुद्रा राक्षसम में हास्य रस नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है, नायिका नहीं है, स्त्री पात्र मुद्रा राक्षस में नहीं है और साथ में विदूषक भी मुद्रा राक्षसम नाम के नाटक में नहीं है। इन 5 पात्रों का मुद्रा राक्षसम या इन 5 तत्वों का मुद्रा राक्षसम नाम के नाटक में अभाव माना जाता है। हास्य, श्रृंगार रस, नायिका, स्त्री पात्र और विदूषक। गहराई से कभी कभार पूछ लिया जाए तो भी हमने चर्चा की है। यदि नायिका के लिए पूछा जाता है तो प्रतीकात्मक रूप में नायिका चाणक्य की बुद्धि है।
स्त्री पात्र के लिए पूछा जाता है तो एकमात्र स्त्री पात्र चंदन दास की पत्नी को मानना चाहिए। ये 2014 आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। इसमें गहराई से जिन्होंने पढ़ा है तो अलग से कुछ नहीं है, विशेष कुछ नहीं था। 11 और 12 के प्रश्न है। ये पाठ समाप्त होने के बाद में विशाखा दत्त का परिचय दिया गया है, उसके बाद मुद्रा राक्षसम का परिचय दिया गया है, अंक के अनुसार कथा दी गई है, वहीं से ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ी लिया हमने, कौटिल्य नामना व्यवहार्यते, कौटिल्य के नाम से व्यवहार किया जाता है, या कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य है कौटिल्य का अन्य नाम। एसु, इनमें से, कस्मिन ग्रंथे, किस ग्रंथ में, पर्वतक पुत्र मलय केतु हो, पर्वतक के पुत्र मलय केतु का वर्णनम प्राप्यते, वर्णन प्राप्त होता है। एसु कस्मिन ग्रंथे, इनमें से किस ग्रंथ में, पर्वतक पुत्रक मलय केतु हो, पर्वतक के पुत्र मलय केतु का वर्णनम प्राप्यते, वर्णन प्राप्त होता है। आरपीसी के सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। वृश्चिकटिकम है, कुमार संभव है, मेघदूत है अथवा मुद्रा राक्षस है। ये तो हमने पढ़ ही लिया, इसमें तो है नहीं। मेघदूत और कुमार संभव महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। शेष रहा अपने पास में मुद्रा राक्षस है। इस मुद्रा राक्षस में ही पर्वतक पुत्रक मलय केतु का वर्णन हमें मिलता है। अब तक इसमें से आए हुए प्रश्नों में हमने देखा, पहले सामान्य प्रश्न पूछे गए, फिर कुछ गहराई के प्रश्न थे जो प्रस्तावना में मुद्रा राक्षस के सार के रूप में पढ़ाए जाते हैं। अब ये प्रश्न है मुद्रा राक्षस के अंक में से। जिन्होंने पूरे अंकानुसार कथा पढ़ी है वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है मलय केतु, पर्वतक पुत्र मलय केतु, ये स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। देखते हैं हम। मुद्रा राक्षसम का पहला अंक है। इस पहले अंक में चाणक्य अकेला बैठा है और अपने क्रियाकलापों का वर्णन कर रहा है। नंदवंश का विनाश करके विष कन्या के प्रयोग से उसने पर्वतक को मरवा दिया है। इसी पर्वतक का पुत्र है मलय केतु, और इस घटनाक्रम का प्रचार प्रसार मंत्री राक्षस के कृत्य के रूप में किया। यहाँ राक्षस मंत्री है या मंत्री का नाम ही राक्षस है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो विष कन्या के प्रयोग से पर्वतक को मरवाया, लेकिन इस घटना का प्रचार प्रसार चाणक्य ने किया कि यह काम तो मंत्री राक्षस का है, जिससे ये देखिए पर्वतक पुत्र मलय केतु डरकर भाग गया। पर्वतक के मारे जाने के बाद में उसका पुत्र मलय केतु डर करके भाग गया, यही प्रश्न था। राक्षस के प्रति चाणक्य की श्रद्धा है। राक्षस कौन है? मंत्री। मंत्री के प्रति चाणक्य श्रद्धा रखता है, इसलिए वह राक्षस को सचिव या मंत्री बनाने का प्रयास करता है। चाणक्य का गुप्तचर, गुप्तचर के दो नाम आएंगे। पहला नाम यहाँ आ गया सपनक। जीव सिद्धि राक्षस के पूरा नाम इकट्ठा कीजिए। चाणक्य के गुप्तचर का नाम है सपनक जीव सिद्धि। वह राक्षस के परिवार के उसके मित्र सेठ चंदन दास के घर में नहीं होने की सूचना देता है। सपनक जीव सिद्धि चाणक्य को आकर के सूचना देता है कि राक्षस उसके मित्र सेठ चंदन दास के घर पर नहीं है। इस अंक में चाणक्य के द्वारा राक्षस की मुद्रा द्वारा लेख लिखने का, मुद्रा का अर्थ यहाँ जिसको हम सामान्य भाषा में मोहर अथवा सील कहते हैं उसको मुद्रा कहा गया है। और राक्षस और राजा मलय केतु के मतभेद होने का वर्णन है। पहले अंक में राक्षस और राजा मलय केतु दोनों के बीच में मतभेद का भी वर्णन है। दूसरा अंक प्रारंभ हुआ। इस अंक में पर्वतक पुत्र मलय केतु के शिविर में विद्यमान मंत्री राक्षस के कार्यों का विवरण है। मंत्री राक्षस अपने मित्र सेठ चंदन दास के घर नहीं है, वह तो मलय केतु के शिविर में विद्यमान है। तो राक्षस के कार्यों का वर्णन है। राक्षस का गुप्तचर विराट गुप्त, चाणक्य का गुप्तचर है सपनक जीव सिद्धि, और राक्षस के गुप्तचर का नाम है विराट गुप्त।
पाटलिपुत्र की घटनाओं को, पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना कहा गया है, पाटलिपुत्र की घटनाओं की विस्तृत सूचना देता है। इस अंक के अंत में मंत्री राक्षस की भेद नीति की सूचना चाणक्य को मिल जाती है। तीसरा अंक प्रारंभ हुआ। इस अंक में चाणक्य चंद्रगुप्त को सूचित करके, बनावटी विवाद करके चंद्रगुप्त से दूर हो जाता है। पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सूचना दी कि हम दोनों के बीच में बनावटी विवाद उत्पन्न करेंगे, वैसा ही किया और चाणक्य चंद्रगुप्त से दूर हो गया। इसमें राक्षस के गुप्तचर वैतालिकों की भूमिका होती है। राक्षस इस कलह को वास्तविक समझकर कुछ समय के लिए निश्चिंत हो जाता है। राक्षस ने समझा कि दोनों के बीच में वास्तविक ही विवाद हो गया, इसलिए वह थोड़े दिन के लिए निश्चिंत हो गया, तैयारी उसने कम कर दी। इसमें राक्षस का चौथा अंक प्रारंभ हुआ। राक्षस का गुप्तचर सूचना देता है कि चंद्रगुप्त चाणक्य में वैमनस्य मतभेद होने के कारण चाणक्य को मंत्री पद से हटा दिया गया है। राक्षस और मलय केतु दोनों मिलकर के चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने का निर्णय लेते हैं। चौथा अंक समाप्त हुआ। पांचवा अंक हम प्रारंभ करते हैं। इस अंक में चाणक्य द्वारा राक्षस की मुद्रा अंकित करके लिखवाए गए कोटलेख या जाली पत्र से मलय केतु और राक्षस के बीच में भेद कराया जाता है, मतभेद कराया जाता है, मनमुटाव उत्पन्न किया जाता है। छठा अंक प्रारंभ हुआ। इस अंक में मंत्री राक्षस मलय केतु के शिविर से निकल करके पाटलिपुत्र आ गया और वह नगर की दुर्दशा का वर्णन करता है। छठा अंक अपना समाप्त हुआ। चाणक्य के एक गुप्तचर से उसे सूचना मिलती है कि चंदनदास को मृत्युदंड दिया जाएगा। अब यहाँ राक्षस को चाणक्य का एक गुप्तचर सूचना देता है कि आपके मित्र सेठ चंदनदास को, मित्र किसका? मंत्री राक्षस का। तो मंत्री राक्षस को सूचना मिली कि आपके मित्र सेठ चंदनदास को जल्दी ही मृत्युदंड दिया जाएगा। सातवां अंक प्रारंभ हुआ। इस अंक में चंदनदास को जब वध्य भूमि, जहां चंदनदास को मृत्युदंड दिया जाना था उसे कहा गया है वध्य भूमि, लाया गया तो राक्षस वहां आत्मसमर्पण करके चंद्रगुप्त का अमात्य पद स्वीकार कर लेता है। चंदनदास का मंत्री बनना स्वीकार कर लेता है। अब राक्षस चाणक्य का मंत्री बनना स्वीकार कर लेता है। अब राक्षस चाणक्य का मंत्री हो गया। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई तो चाणक्य अपनी शिखा को बांध लेता है, अपनी चोटी को बांध लेता है। यह मुद्रा राक्षसम का 7 अंकों का कथानक समाप्त हुआ। इसमें से मुख्य प्रश्न पूछे गए थे रस से संबंधित, नायिका से संबंधित और मलय केतु के पुत्र से संबंधित। एक मलय केतु से संबंधित ये कुछ मुख्य प्रश्न इसमें से पूछे गए थे। देखिए प्रश्नों को फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं तो वो याद रह जाएंगे हमें। एक रस से संबंधित था, श्रृंगार रस रहित नाटक है, मुद्रा राक्षस है। फिर दूसरा प्रश्न था मुद्रा राक्षस किम नाट्य शास्त्रीय तत्व न विद्यते। मुद्रा राक्षस में कौन सा नाट्य शास्त्र तत्व नहीं है, नायिका नहीं है। फिर मुद्रा राक्षसों का परिचय हमने देखा। फिर प्रश्न था संस्कृत साहित्य विदूषक रहितम नाटकम वर्तते। संस्कृत साहित्य में विदूषक से रहित नाटक है, मुद्रा राक्षसम है। कौटिल्य के नाम से व्यवहार किया जाता है, या कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य है। और फिर प्रश्न था इनमें से किस ग्रंथ में प्रवर्तक पुत्र मलय केतु का वर्णन प्राप्त होता है? तो प्रवर्तक पुत्र मलय केतु का वर्णन मुद्रा राक्षसम नाम के नाटक में मिलता है। ये कुछ मुख्य प्रश्न। फिर 7 अंक मुद्रा राक्षसम के हमने पढ़े। मुद्रा राक्षसम महाकवि विशाखादत्त, इससे संबंधित प्रकरण अपना पूरा हुआ। अब नाट्य शास्त्र में हम आगे बढ़ते हैं। महाकवि भवभूति और इनकी रचनाएं। भवभूति रचित से, भवभूति के द्वारा लिखे हुए प्रकरण नाट्य से, नाट्य में भी प्रकरण
नाम किम, नाम क्या है? भवभूति के द्वारा लिखित प्रकरण नाट्य से नाम किम, भवभूति के द्वारा लिखे हुए प्रकरण नाट्य का नाम क्या है? साहित्य में से हम पढ़ते हैं नाट्य साहित्य, इसके भी 10 भेद हैं, उसमें से प्रकरण कौन सा है? भवभूति ने जितनी रचनाएं लिखी, जो नाट्य ग्रंथ लिखे, उसमें से प्रकरण किसे कहा गया है? मालती माधवम, नागानंदम, दरिद्र चारुदत्तम या मधु मालतीयम। पहले इनकी रचनाओं की चर्चा हम करते हैं। नाट्यकार भवभूति करुण रस के सिद्धहस्त कवि, ये मुख्य प्रश्न है। महाकवि भवभूति करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। भवभूति का समय 680 ईस्वी से 750 ईस्वी के आसपास माना जाता है, निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा स्वीकार किया जाता है कि 680 के लगभग इनका जन्म है और 750 के लगभग इनकी मृत्यु है। भवभूति के आश्रयदाता के रूप में यशोवर्मा को याद किया जाता है, अर्थात भवभूति के आश्रयदाता यशोवर्मा है। भवभूति ने अपना वंश परिचय मालती माधवम ग्रंथ में दिया है। इसी ग्रंथ की चर्चा हमने की है, यह प्रकरण है। उत्तर भी अपना हो गया। मालती माधवम ग्रंथ के अनुसार भवभूति का प्रारंभिक नाम या मूल नाम श्रीकंठ था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल, दादाजी का नाम, पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। ये किस ग्रंथ के अनुसार पढ़ा हमने? मालती माधवम ग्रंथ के अनुसार। इसी ग्रंथ में भवभूति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि पिताजी का नाम या मेरा मूल नाम श्रीकंठ है, पितामह का नाम भट्ट गोपाल है, पिता का नाम नीलकंठ है और माता का नाम जातुकर्णी है। भवभूति विदर्भ के अंतर्गत पदमपुर नाम के नगर के रहने वाले थे। भवभूति ने स्वयं को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है, खुद के लिए कहा है कि मैं पदवाक्य प्रमाणज्ञ हूं। अब पदवाक्य प्रमाणज्ञ क्या है? तो जो व्याकरण, मीमांसा और न्याय शास्त्र का विद्वान है, उसको भाषा में, संस्कृत में पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। स्वयं भवभूति ने अपने लिए कहा है कि मैं पदवाक्य प्रमाणज्ञ हूं। गोवर्धन, अब इनको किन किन कवियों ने याद किया है? तो गोवर्धनाचार्य नाम के विद्वान ने आर्या सप्तशती ग्रंथ में भवभूति की वाणी को भूधरभूहु पर्वतीय भूमि के समान कहा है, या भूधरभूहु उपाधि गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती ग्रंथ में महाकवि भवभूति को दी है। फिर भूधरभू किसे कहा जाएगा? तो पर्वतीय भू के समान। फिर आगे बढ़िए। सोडल ने भवभूति को काव्य मार्ग का सार्थवा कहा है। इसी प्रकार बाल रामायण के रचनाकार राजशेखर ने भवभूति को वाल्मीकि का अवतार और स्वयं को भवभूति का दूसरा रूप कहा है। राजशेखर नाम के विद्वान ने बाल रामायण लिखी है। उन्होंने स्वयं और भवभूति के लिए कहा है कि भवभूति तो वाल्मीकि के अवतार है और मैं स्वयं राजशेखर भवभूति का दूसरा रूप हूं। महाकवि क्षेमेंद्र ने सुवृत तिलक नाम के ग्रंथ में भवभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा की है। ये प्रश्न आरपीएससी में भी आ भी गया है। अब भवभूति की 3 रचनाएं हैं। महावीर चरितम नाटक माना गया, मालती माधवम प्रकरण माना गया, उत्तर रामचरितम नाटक माना गया। 3 में से 2 नाटक स्वीकार किए जाते हैं और जिसका प्रश्न आरपीएससी में आया, मालती माधवम को प्रकरण स्वीकार किया जाता है। यहाँ महावीर चरितम में महावीर भगवान राम को कहा गया है। ये प्रश्न भी आपको भी देखने को मिलेगा। फिर प्रश्न संख्या 2 महाकवि भवभूति से संबंधित। भवभूते है महाकवि भवभूति की अस्य छंदस है प्रशंसा। इस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्रेण विहिता, क्षेमेंद्र के द्वारा की गई है। कक्षा 11-12 में भवभूति को पढ़ाया जाता है, लेकिन लेवल इतना नहीं है, लेवल उससे बढ़कर है। यहाँ बहुत कम कंपटीशन की पुस्तकों में और सामान्य पुस्तकों में ये प्रश्न देखने को मिला था। भवभूति के इस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्रेण विहिता, क्षेमेंद्र के द्वारा की गई है। तो भवभूति के
शिखरणी छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने, अभी हमने पढ़ा, सुवृत तिलक नाम के ग्रंथ में की है। सुवृत तिलक नाम का ग्रंथ महाकवि क्षेमेंद्र ने लिखा है और इसी ग्रंथ में महाकवि बहुभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा इन्होंने की है। ये संस्कृत एजुकेशन 2023 आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। पुस्तक में आपको इसके बाद पूरी व्याख्या भी मिलेगी। उत्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इत्युक्ति ही उद्धृता अस्ति। यह उक्ति उद्धृत है, ली गई है, किस ग्रंथ की है? इसको 12 में पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है, कक्षा 12 में, जिसमें ये श्लोक लिखा हुआ है। यह उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। सिलेबस में उत्तर रामचरितम का एक पाठ पढ़ाया जाता है, उसमें ये श्लोक के रूप में लिखी हुई है। उत्तम रामचरितम से संबंधित है। कुछ प्रमुख सूक्तियों को हम देखेंगे उत्तर रामचरितम की। अनिर्भिन्नो गभीरत्वा दंतर गूढ़ घन व्यतः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। ये प्रमुख सूक्तियों में 1 नंबर की है। गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। गुणः गुण पूजा स्थानम पूजा के योग्य होते हैं, गुणीषु जो गुणों को पहचानते हैं, न च लिंगम उनके लिए लिंग मायने नहीं है, पुरुष है या स्त्री है, न च वयः और गुणों को पहचानने वालों के लिए आयु का भी महत्व नहीं है, वो केवल महत्व देते हैं गुणों को। ये दूसरी सूक्ति है। फिर देखिए, पी निश्चेतुम शक्यो न सुखमिति दुखमिति वा। मेरा मन निश्चय नहीं कर पा रहा है कि आपका यह स्पर्श सुख है अथवा दुख है। मां सीता के लिए भगवान राम ने कहा। आगे बढ़िए। 4 व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यम हरिणाम वृथा प्रज्ञा जामवंतो न यत्र न गति ही वायुपुत्रस्य वायुरपि न गति ही पुत्रस्य वायुरपि मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुम नलोपि समय तो मित्रेरपि पत्रीणाम मैं विषय तत्र प्रिय वासी में। भगवान राम कह रहे हैं व्यर्थम बेकार है, यत्र जहां कपींद्र कपीधन इंद्र, कपि यानी वानर, इंद्र यानी स्वामी, वानरों के स्वामी, वानरों का स्वामी कहा गया बाली के छोटे भाई सुग्रीव को। तो बेकार है जहां कपिंद्र सख्यम अपि, कपिंद्र का सख्य भी, कपिंद्र की मित्रता भी बेकार है, जहां सुग्रीव की मित्रता भी बेकार हो गई। सुग्रीव से मित्रता करने के बाद भी सुग्रीव भी उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा। मेरी वीर्य या सामर्थ्य हरिनाम हरि का वानरों का वृथा बेकार हो गया। जहां पर कपिंद्र की मित्रता बेकार हो गई, जहां पर वानरों का परिश्रम बेकार हो गया। प्रज्ञा बुद्धि जामवंतो न यत्र, यत्र जहां न नहीं है प्रज्ञा बुद्धि जामवंतो, जामवंत की, जहां जामवंत की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, न नहीं गति, गति है। पुत्र से पुत्र की वायुरपि, वायुपुत्र की जहां गति काम नहीं आ रही है, वायुपुत्र भगवान हनुमान, तो हनुमान जी की जहां गति काम नहीं आ रही है। फिर मार्गम मार्ग रास्ता यत्र जहां न नहीं, विश्वकर्म तनयः विश्वकर्मा का पुत्र कौन, नलो अपि नल भी, जहां विश्वकर्मा का पुत्र नल भी मार्ग करतुम करने के लिए समय समर्थ नहीं है। जहां विश्वकर्मा पुत्र नील भी रास्ता बनाने में समर्थ नहीं है। तो मित्रेरपि रेखा विसर्ग कीजिए, सौमित्रे अपि, सौमित्र के सुमित्रा का पुत्र, सौमित्र अर्थात लक्ष्मण के, पत्रीणाम ए विषय, पत्रीणाम में आधा होगा, इधर से जुड़ेगा ए, तो पत्रीणाम ए विषय पत्रों का अर्थात बाणों का विषय नहीं है। जहां लक्ष्मण जी के बाण भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तत्र उस स्थान पर प्रिय है प्रिय सीता क्वासी, कहाँ में मेरी, ऐसे किस स्थान पर है मेरी प्रिय सीता आप चली गई हो।
हे मेरी प्रिय सीता, आप ऐसे किस स्थान पर चली गई हो? अब स्थान कैसा है? जिस स्थान पर वानरों के राजा, वानरों के स्वामी सुग्रीव की मित्रता बेकार हो गई, सुग्रीव भी जाने में, ढूंढने में समर्थ नहीं है। हरिनाम वीर्यम वृथा, वानरों का परिश्रम बेकार हो गया, सामर्थ्य बेकार हो गया। न यत्र, जहां जामवंतो प्रज्ञा न, जामवंत की प्रज्ञा काम नहीं आ रही है, जहां जामवंत की बुद्धि काम नहीं आ रही है। वायु पुत्र से गति न अपि, वायुपुत्र की गति भी काम नहीं आ रही है, हनुमान जी की गति काम नहीं आ रही है, वो तेज गति से ढूंढने में समर्थ नहीं है। यत्र, जहां विश्वकर्म तनय है, विश्वकर्मा के पुत्र, नलोपि, नल भी, मार्गम कर्तुम न समय, रास्ता बनाने में समर्थ नहीं है। जहां विश्वकर्मा पुत्र नल भी रास्ता बनाने में समर्थ नहीं है। तो मित्रे, लक्ष्मण जी के पत्रिणाम अविषय, लक्ष्मण जी के बाण का आप अविषय हो गए, अर्थात जहां लक्ष्मण जी के बाण भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हे प्रिय सीता, आप उस कैसे स्थान पर चली गई हो? ये भगवान राम ने मां सीता को संबोधित करते हुए कहा। ये भी प्रसिद्ध सूक्ति है। फिर देखिए, फिर से एक सूक्ति 2012 में पूछी गई। जीवितम तौमसी मे हृदयम द्वितीयम, ऐसा प्रसिद्धा पंक्ति ही। ये भी अपने सिलेबस में है, मुख्य पुस्तक में से नहीं है, जो 11-12 और उसके बाद हमने बीए में पढ़ा है, उसी में से ये प्रश्न है। जिन्होंने पूरी पुस्तक पढ़ी थी उनके लिए बहुत सरल प्रश्न था। जिन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी, ऊपर ऊपर से पढ़ा, केवल गाइड पढ़ करके काम चलाया, उनके लिए थोड़ा टफ रहा। यह किसकी सूक्ति है? तो यह प्रसिद्ध सूक्ति भी उत्तर रामचरितम में से ली गई है। देखिए, त्वम जीवितम तौमसि मे हृदयम द्वितीयम, त्वम कौमुदी नयनयोरमृतम तौ मंगे, इत्यादि भी प्रिय सतेरनुद्धे मुग्धाम तामेव शांत मथवा किम ही मत है प्रेण है। ये वासंती ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि आप पहले मां सीता के लिए ऐसी बातें करते थे, आप मां सीता के लिए कहते थे त्वम जीवितम, आप ही मेरा जीवन हो। हे भगवान राम, आप मां सीता के लिए कहते थे कि आप ही मेरा जीवन हो। तौमसी, आप ही हो, मैं मेरा हृदय में द्वितीय, दूसरा हृदय, आप ही मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम कौमुदी, तुम ही कौमुदी हो, प्रकाश हो किनका? नयनयो हो, का विसर्ग हो जाएगा यहाँ, अमृतम दूसरा पद बनेगा। त्वम, तुम ही, नयनयो हो कौमुदी, नयनों की कौमुदी हो, प्रकाश हो। अमृतम त्वम अंगे, आप ही अंगों के लिए, मेरे अंगों के लिए अमृत हो। इत्यादि भी इस प्रकार के, आप जीवन हो, आप मेरा दूसरा हृदय हो, आप आंखों का प्रकाश हो, मेरे अंगों के लिए अमृत हो। इत्यादि भी ऐसे प्रिय सतैर अनुदे अनेक प्रकार के सैकड़ों वचनों से मुग्धाम प्रसन्न करते थे। तामेव शांतम, प्रसन्न करके मां सीता को शांत किया करते थे। कीमत है प्रेरणा, इससे ज्यादा, वासंती कह रही है कि इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरिते छायांक है वर्तते, उत्तर रामचरितम में छायांक है। महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम नाम का ग्रंथ रामायण के उत्तरकांड के आधार पर लिखा है और 3 कल्पनाएं अपनी ओर से जोड़ी हैं, उसमें से एक कल्पना है छायांक। तो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया, उत्तर रामचरितम में कौन सा अंक छायांक है? तीसरा अंक है। कुछ कथावस्तु का अध्ययन हम करते हैं। उत्तर रामचरितम, भवभूति ने जितने भी नाटक लिखे, 2 नाटक और 1 प्रकरण लिखे, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। भवभूति ने मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम लिखा। इसमें से उत्तर रामचरितम को अंतिम रचना स्वीकार किया जाता है। इसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं और यह करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि भवभूति भी करुण रस के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर रामचरितम भी करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। कथा भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद उत्तरार्ध की कथा को इसमें लिखा गया है।
इस ग्रंथ का मूल आधार महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ उत्तरकांड है। उत्तरकांड को पढ़ने के बाद में महाकवि भवभूति ने एक कल्पना जोड़ी, चित्र दर्शन रामायण में नहीं है, ये भवभूति ने अपनी ओर से जोड़ा है। फिर छायांक उत्तर रामचरितम को लिखते समय दूसरी कल्पना छायांक जोड़ी और तीसरी कल्पना भवभूति ने जोड़ी गर्भ नाटक। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। हम कभी कभार महाकवि भवभूति के द्वारा लिखे हुए संपूर्ण ग्रंथ को प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत कर देते हैं। उसमें 3 बातें महाकवि भवभूति ने अपनी ओर से जोड़ी हैं, काल्पनिक हैं, उनका विवरण रामायण नाम के ग्रंथ में नहीं मिलता है। चित्र दर्शन जोड़ा, छायांक जोड़ा, गर्भ नाटक जोड़ा और प्रश्न में यही पूछा गया छायांक कौन सा। तो पहले अंक में इन्होंने चित्र वीथि दर्शनम जोड़ा या चित्र दर्शनम जोड़ा, तीसरे अंक में छायांक जोड़ा और 7वें अंक में गर्भांक नाम की कल्पना को जोड़ा है। और इन्हीं 3 कल्पनाओं को उत्तर रामचरितम की प्रमुख विशेषताएं माना गया है। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, यह उत्तर रामचरितम ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध सूक्ति है। इस उत्तर रामचरितम नाम के नाटक में गौड़ी और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। अब उत्तर रामचरितम की अंकानुसार कथा हम पढ़ेंगे। तो पहले अंक में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद में वे लोक कल्याण में लग गए और मां सीता के निर्वासन का वर्णन इसमें है। दूसरा अंक प्रारंभ करते हैं तो इस अंक में लव कुश का जन्म है, भगवान राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाना। अश्वमेध यज्ञ में मां सीता के स्थान पर सोने की प्रतिमा को सहधर्मिणी के रूप में या सहधर्मिणी के रूप में साथ बैठाने का वर्णन है। लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को अश्वमेधीय यज्ञ का रक्षक नियुक्त किया जाता है। इसी में शंभुक का वध है और दंडकारण्य वन का वर्णन भी दूसरे अंक में देखने को मिलता है। तीसरा अंक प्रारंभ हुआ। इस तीसरे अंक में भगवान राम पुनः पंचवटी में आते हैं। पूर्व में घटित घटनाओं को याद करके मूर्छित हो जाते हैं। मां सीता छाया के रूप में उपस्थित होती है, इसलिए इस अंक को छायांक कहा गया है। जब भगवान राम मूर्छित हैं उस समय मां सीता छाया के रूप में उपस्थित हैं। ये भवभूति की कल्पना है, रामायण ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन भवभूति अपनी कल्पना के आधार पर कहते हैं कि उस समय मां सीता उपस्थित हुई, इसलिए इसे छायांक कहा गया। और अदृश्य मां गंगा द्वारा भगवान राम को होश में लाया जाता है या उनकी मूर्छा दूर की जाती है। चौथा अंक प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ, जनक, कौशल्या, अरुंधति आदि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और लव कुश द्वारा अश्वमेध के यज्ञ को रोक लिए जाने का वर्णन है। ये कक्षा 12 में पाठ भी पढ़ाया जाता है। 5वां अंक प्रारंभ हुआ। लव ने जृंबक अस्त्र का प्रयोग किया। लव और चंद्रकेतु का वीर रस में संवाद करना है और युद्ध के लिए तैयार होना 5वें अंक में है। 6वां अंक प्रारंभ करेंगे तो लव और चंद्रकेतु के मध्य दिव्य अस्त्रों से भयंकर युद्ध का वर्णन है। भगवान राम वहां आते हैं, युद्ध बंद हो जाता है। उसी समय कुश भी आते हैं राम का। लव कुश को सीता के पुत्र के रूप में अनुमान होने का वर्णन भी इस अंक में किया जाता है। भगवान राम को अनुमान हुआ कि लव कुश सीता के पुत्र होने चाहिए। 7वां अंक, इस अंक में गर्भ नाटक का अभिनय वाल्मीकि के आश्रम में किया जाना, ये कल्पना है। गर्भ नाटक मुख्य नाटक का अभिनय ये भवभूति मां के अनुसार, उनकी कल्पना के अनुसार है। अभिनय वाल्मीकि के आश्रम में किया गया है। मां सीता का निर्दोष सिद्ध होना है। लव कुश और भगवान राम मां सीता के मिलने का वर्णन भी इसी अंक में किया गया है। अब देखिए, महाकवि भवभूति से संबंधित पहले सरल प्रश्न थे, फिर पाठ्यक्रम में कक्षा 11 से लेकर के BA तक के प्रश्न थे। अब सार रूप में पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। भवभूति संदर्भे, भवभूति के संदर्भ में सम्यक कथनम नास्ति, सम्यक कथन नहीं है। हम पढ़ते समय महाकवि भवभूति का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, माता पिता का नाम, उनकी रचनाओं का नाम पढ़ लेते हैं।
ज्यादा जोर दिया तो उत्तर रामचरितम के कुछ श्लोक याद कर लिए, उनको समझने का प्रयास कर लिया, लेकिन महावीर चरितम को हमने पढ़ा नहीं, और पढ़ा तो यहाँ महावीर कौन है ये समझा नहीं। यही प्रश्न का उत्तर है। पितुर नाम नीलकंठ है, सही है, और माता का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी, सही है। उत्तर रामचरितम का कथा सूत्र महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण से उत्तर कांडम विद्यते, उत्तरकांड है, ये भी सही है। महावीर चरिते, महावीर चरित में प्रधान रूप से भगवत हनुमत चित्रणम वर्तते, भगवान हनुमान का चित्रण है, ये गलत कथन है। महावीर चरितम में महावीर भगवान राम को कहा गया है, भगवान राम को महावीर कहा गया है। भवभूति ही वस्तुतः शिखरणी छंदसी प्रवीण है आसीत, सही है। भवभूति शिखरणी छंद में प्रवीण है क्योंकि इस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने सुवृत तिलक नाम के ग्रंथ में की है। तो ये सार रूप में पूछा गया है, सरल प्रश्न, उसके बाद में सार लेवल यहाँ तक आ गया कि 4 में से एक ऑप्शन हमें चयन करना पड़ेगा, सही है या गलत है। संस्कृत साहित्य, इसका एकमात्र प्रश्न आया है प्रतीकात्मक नाटक का। संस्कृत साहित्य में प्रतीकात्मक से प्रतीकात्मक नाटक का नाम अस्ति नाम है। ये प्रथम श्रेणी की भर्ती परीक्षा 2010 में आया था। प्रबोध चंद्रोदयम, ये प्रतीकात्मक नाटक है, यहीं से प्रतीकात्मक नाटक लिखे जाने प्रारंभ होते हैं। दार्शनिक या प्रतीकात्मक नाटक किनको कहा जाता है? दार्शनिक नाटक का ही अन्य नाम प्रतीकात्मक है, और प्रतीकात्मक नाटक का ही अन्य नाम दार्शनिक नाटक है। इस प्रकार के नाटकों में दार्शनिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कैसे नाटक जो दार्शनिक हैं या प्रतीकात्मक है, इन नाटकों में दार्शनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए श्रद्धा है, धैर्य है, मोह है, उपनिषद है, भक्ति है आदि अमूर्त भावों को नाटक का पात्र बनाया जाता है। इससे पहले नाटकों में हमने देखा समझा, सामान्य रूप से मूर्त पात्र जीवित को या मूर्त पदार्थों को या जीवित भावों को नाटक का पात्र बनाया जाता था, लेकिन दार्शनिक नाटकों में अमूर्त भावों को, अमूर्त कौन से हो गए? श्रद्धा है, धैर्य है, मोह है, उपनिषद, भक्ति आदि को पात्र बनाया जाता है। ये पहली विशेषता प्रतीकात्मक नाटकों की। नाटक के अंत में अधर्म पर धर्म की जय, अज्ञान पर ज्ञान की और पाखंड पर सत्य की विजय दिखाई जाती है। ये दूसरी विशेषता हो गई। इस प्रतीकात्मक या दार्शनिक नाटक परंपरा का प्रवर्तक कृष्ण मिश्र को स्वीकार किया जाता है। दार्शनिक या प्रतीकात्मक नाटक किन्होंने लिखे, कहाँ से प्रारंभ हुए, ये पहला रचनाकार कौन है? तो उसके प्रवर्तक के रूप में कृष्ण मिश्र को स्वीकार किया जाता है। इन्होंने प्रबोध चंद्रोदयम नाम का नाटक लिखा है जो पूरा ही प्रतीकात्मक रूप में है। अब प्रबोध चंद्रोदयम, इसमें अंकों की संख्या है 6, शांत रस प्रधान है और यह दार्शनिक नाटक है। इसमें चारवाक, दिगंबर, भिक्षु, कापालिक आदि पात्रों को लाकर नास्तिक मतों के पाखंड का उपहास किया गया है। इसका विषय अद्वैत वेदांत के अनुसार यह प्रतिपादन करता है कि मानवमति, विवेक, श्रद्धा, उपनिषद आदि के सहयोग से अविद्या, सांसारिक या भौतिक विद्या को नास्तिकों के द्वारा फैलाए गए अंधकार आदि को पार करके विष्णु भक्ति के द्वारा विष्णु पद को पा लेता है। ये मुख्य विषय है। अमूर्त तत्वों को पात्र बनाया गया है और ये सब मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अब कृष्ण मिश्र कौन है? कृष्ण मिश्र तेजाग भुक्ति चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के शासन काल में हुए थे। कीर्ति वर्मा का समय 1019 से 1150 के मध्य माना जाता है, इसलिए कृष्ण मिश्र का समय भी 1049 से 1150 के मध्य स्वीकार किया जाता है। ये नाट्य साहित्य पूरा हो गया। इसमें हमने प्रारंभ किया था महाकवि भास से, अंत में हम यहाँ
प्रबोध चंद्रोदयम या कृष्ण मिश्र को पढ़ रहे हैं। बार बार ये प्रश्न भी आते हैं कि इस संस्कृत सरला बुक में से कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से ग्रंथों की या किन किन भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न है। तो आप निश्चिंत रहिए, आरपीएससी के 2010 से लेकर के 2023 तक जिन भी ग्रंथों से, पुस्तकों से या अपने लिए निर्धारित 11, 12 और बीए तक की पुस्तकों से प्रश्न आए हैं वो सब इसमें मिलेंगे। प्रश्न है, प्रश्न के बाद में व्याख्या है। यहाँ व्याख्या और भी कम की गई है क्योंकि समय कम रहता है अपने पास में। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जहाँ से एक बार आपने कोचिंग कर ली उसके बाद उसका रिवाइज कीजिए, लगभग 90% वो कवर करती है। उसमें सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग के भी प्रश्न है। दोनों ही विभागों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न है। उसके अलावा जो प्रथम बार दे रहे हैं रीट की परीक्षा कैसी होगी, रीट में प्रश्न कैसे आएंगे, कौन कौन से गद्यांश आ गए, गद्यांश से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी उसके अंत में दिए गए हैं। ये सब प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के प्रश्न हमें मदद करेंगे ही, लेकिन गद्यांश से प्रश्नोत्तर कैसे निकाले जाते हैं इनमें भी हमें बहुत फायदा रहेगा। आप सबके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। पुस्तक को और अधिक कैसे हम सरल बना सकते हैं, इसके लिए यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उनको कैसे सरल बना सकते हैं, कोई कमी है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आप सबको ये ठीक लगे, अच्छा लगे तो साथ वालों में शेयर कर सकते हैं। उनकी भी कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि तैयारी के बाद पहला प्रश्न यही रहता है कि अब तक कैसे प्रश्न आ गए हैं। ऐसी कोई पुस्तक मिलेगी क्या जो सारे प्रश्न इकट्ठे हैं? उन सब का समाधान भी आपको इस चैनल पर मिलेगा, इस पुस्तक में मिलेगा। धन्यवाद। पुस्तक के लिए सुझाव, चैनल के लिए सुझाव आप 9928946539 पर विद्यालय समय के बाद व्हाट्सएप करके दीजिएगा। जो भी प्रयास होगा आपके समाधान का वो हम करेंगे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।